अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इसमें क्या बातें की, प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, क्योंकि सियासी तौर पर ये स्टेटमेंट्स हम सुन रहे हैं। हमारे पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। हम देखेंगे कि इसमें क्या पॉलिटिकल रेटरिक है, कितनी हकीकत है और टेक्निकली इस वक्त मईशत कहाँ खड़ी है। आखिर में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म की ना सिर्फ एंट्री हुई बल्कि वहां पे उनको अवार्ड भी आया उनसे। ये अच्छी एक खबर है। प्रोग्राम के आखिरी में हम आपसे इसको शेयर कर आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, उसके बाद जो कुछ अहम ऐलानात किए गए, उसमें जो सबसे बड़ा ऐलान वो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर जो तशद्दुद के मनाजर हमने देखे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लैरिटी चाहती है कि अगला लॉन्ग मार्च आए तो उसमें इस तरह की ट्रीटमेंट ना की जाए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ। क्या कहा खान साहब ने, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके, मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है। हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। हमारे लिए क्या रास्ता रह जाएगा। अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है, ये हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो राइट देंगे। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट पे खाली यही गुफ्तगू नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नैब के हवाले से हुकूमत ने नए बिल्स पास किए हैं उनको, और ये जो तकर्रियां की जा रही हैं इनको, इन तमाम अमूर को चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। पहले इलेक्शन कमीशन इनका नौकर था, अब अपने और 2 आदमी इन्होंने भर्ती करवा लिए वहां, और अब ये नैब का अपना आदमी रखवाने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन भी चैलेंज करेंगे और नैब में भी ये जो अपना करवा रहे हैं, अपना आदमी रखवा रहे हैं, ये भी चैलेंज करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सबसे पहले तकर्री और नैब के हवाले से बातचीत करते हैं कि अब राजा रियाज साहब को अपॉइंट करके लीडर ऑफ अपोजिशन ये साथ मिल बैठ के, मैं तो साजबाज कहूंगी क्योंकि ऑब्वियसली कोई लेजिटिमेट अपोजिशन लीडर तो नहीं है, इट्स अ जोक, वो तकर्रियां कर रहे हैं। सो इन हाइंडसाइट, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी उस वक्त ख्वाहिश थी कि असेंबलियों के अंदर रहा जाए, क्या असेंबलियों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहना चाहिए था ताकि एटलीस्ट इन इश्यूज पे टफ टाइम दे सके हुकूमत को? देखिए, इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि असेंबलियों में रह के इन इश्यूज पे हम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, लेकिन जब डिबेट हुई तो उस पे ये बात तय हुई कि अगर हम एक इम्पोर्टेड हुकूमत को उसका हिस्सा बनते हैं, इस निज़ाम का जो मुसल्लत किया जा रहा है, तो हम उनको लिजिटिमेसी देंगे जो हम नहीं देना चाह रहे थे। चुनांचे हमने इस्तीफे दिए और बाहर आ गए। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि इम्पोर्टेंट फैसले करने होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन ने और लीडर ऑफ द हाउस ने कई चीज़ों पे, जिसमें कमीशन की तकर्रियां हैं, इसपे केयरटेकर सेटअप है। अब आप खुद हैरान होंगी कि मैंने पहली दफा देखा कि लीडर ऑफ द हाउस तकरीर कर रहे हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डेस्क बजा रहे हैं। भाई, ऑपोजिशन का काम तो हुकूमत की कमजोरियों की निशानदेही करना है और एक मुतबादिल मौक़िफ़ पेश करना है। ये ऐसी जिसे कहते हैं ना पॉकेट यूनियन, आपने नाम सुना होगा कि पॉकेट यूनियंस हुआ करती थी, ये अब पॉकेट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और पॉकेट ऑपोजिशन है। इस ऑपोजिशन को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट से आप तवक्को करेंगे कि ये मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल पैदा करेगी और सही तकर्रियां, देखिए चेयरमैन नैब की तकर्री होनी है। लेकिन शाह साहब, ये दो मुखी लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, ऐवान के अंदर भी और सड़कों के ऊपर भी? ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं, तो ऐवान खाली छोड़ दिया, वहां पे वो ये तकर्रियां कर दें, बाद में आप अदालत में जाके चैलेंज करेंगे, लेकिन वहां पे रोक सकते थे आप लोग। मैं आपकी बात में, आपकी अपनी बात में वजन है और इसमें पार्टी के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ वो आपके सामने है। अब तो वो फैसला हो गया। अब तो देखना ये है कि अब हमारे पास
ऑप्शंस क्या है। ये तो एक मजाक है, ये जो अपोजिशन है ये तो बराए नाम है, अपोजिशन है। और राजा रियाज हमारे दोस्त हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इश्यूज, उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो पोशीदा नहीं है। तो ये तो एक जोक, ये अगर आप समझे। एक ऑप्शन उनके पास भी है शाह साहब, आपने पढ़ी होंगी, खबरें भी हैं और इस तरह की कुछ इत्तलात भी हैं कि वो बैच वाइज अब इस्तीफे कबूल करके या बैच वाइज ज़िमनी इंतखाब करा दें। जो पहली लिस्ट आई है उसमें आपका नाम भी है, आपका है शायद फवाद चौधरी साहब का, एक दो और लीडर्स का, कि इनके हलकों में ज़िमनी इंतखाब करा देते हैं 1.5 महीने के अंदर अंदर। देखिए वो तो अपनी मनपसंद के नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इंतखाबात करवाने ही हैं तो आप ये सेकंड चूज क्यों कर रहे हैं? या तो आप करवाइए तो क्रॉस द बोर्ड करवाइए, तो ये सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप फोकस करना चाहते हैं हल्का बाय हल्का, यानी कि पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करना, इंतजामिया को इस्तेमाल करना और पूरी धांधली का एक मंसूबा बनाने की आप कोशिश करना चाह रहे हैं। देखिए हम इनका मुकाबला करेंगे, हर सूरत करेंगे, हर मोड़ पे करेंगे और जो हमारे बस में है हम करेंगे। तो सर बाय इलेक्शन में क्या कैंडिडेट खड़े करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शंस कॉल कर देते हैं? जी, जो सीटें खाली हुई हैं, जो मुनहरिफ लोग थे सूबाई असेंबली में, जो सीटें खाली हुई हैं उसमें डायरेक्टली जो इलेक्टेड सीट्स थी पंजाब की वो 20 बनती हैं। उस पे आज कोर कमेटी ने फैसला किया है कि हाँ उस पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, सीट के लिए नहीं, हम इस करप्ट सिस्टम को चैलेंज करने के लिए हम जाते हैं और लड़ेंगे और बताएंगे कि हम इनका मुकाबला करने का इरादा। लेकिन इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत जब ये इंतखाबात होंगे तो फिर वो उन पे एतमाद नहीं है आपका इसी सिस्टम, इसी निजाम पे इस वक्त, तो फिर वे क्या नताइज भी माने जाएंगे? ये क्या होगा अगर जब इलेक्शन? देखिए हमें ऑनेस्टली कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको एक ठोस एग्जाम्पल देता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक फैसला दिया, यूनानिमस फैसला, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके दीगर 2 मेंबरान शामिल थे, कि उसमें उन्होंने फैसला फरमाया कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे वोट की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाए गए और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए और वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। ये फैसला उन्होंने किया 29 अप्रैल को। आज हो गई है 28 मई, अभी तक अपना उनका फैसला उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। मैं उनकी खिदमत में हाजिर भी हुआ, मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने एक प्रोसिक्यूटर भी नामजद कर दिया, प्रोसिक्यूटर से भी मेरी बात हुई, बस वो भी हाजिर हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। 1 महीना हो गया, उनका अपना ऑर्डर है, या तो होता ना कोई और ऑर्डर होता, उन्होंने अपने खालिश पे खुद फैसला किया, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इससे क्या कॉन्फिडेंस चाहता है ऑपोजिशन को? इसीलिए शाह साहब, क्योंकि आप लोगों की अपनी क़यादत बात करती है कि शायद आखिरी कोई हमारे पास तरीकाकार हो तो हम पंजाब असेंबलियों से और बाकी असेंबलियों से भी इस्तीफे दें। इधर लग रहा है कि अगर आप ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे तो जिन असेंबलियों से आप निकले उसमें आप दोबारा उसी सिस्टम, उन्हीं वॉच डॉग्स के तहत आप तो दोबारा नहीं, हम असेंबलियों में हमें असेंबलियों में जाने का, बैठने का कोई शौक नहीं है। वी आर किसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल अपना नैरेटिव बयान करेंगे और पॉलिटिकल जो है ना, इनको स्पेस नहीं देना चाहते। और अगर वो जीत ली आपने निश्चित, उसके बाद फिर क्या करेंगे? दोबारा इस्तीफा दे देंगे या फिर क्या? नहीं, अगर जीत लेते हैं तो उस पर फिर अपनी हिकमत अमली बनाएंगे कि हमने इनको लेजिटिमेट भी नहीं करना और देखना ये है कि इनको फ्री रन भी न दिया जाए। अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से अगले 6 दिन के बाद, ये 6 दिन ये मुकम्मल कब होंगे और ये तारीख देनी किस दिन है? क्योंकि हुकूमत ने तो कह दिया कि दबाव में आके हम तो कोई तारीख नहीं दे रहे इलेक्शन की, तो वहां से तो ना ही समझिए, यानी कि अब लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान तो करना ही होगा। तो ये मुतवक्के किस तारीख तक डेट का ऐलान होगा? जैसे कि आज चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में जब वो मुखातिब हुए उस 25 मई को,
रुकावटों के बावजूद, शेलिंग, टेयर गैसिंग और इनकी बर्बरियत के बावजूद हिम्मत करके जो पहुंचे, हम शुक्रगुजार हैं उन कारकुनान का जिन्होंने ये मुमकिन करके दिखाया, कंटेनर्स हटा के, मुकाबले करके, और पुलिस की जो है दहशत को बर्दाश्त किया, उनकी हमा किस्म की रुकावटों को बर्दाश्त किया। तो उन्होंने कहा 6 दिन के बाद मैं अनाउंस करूंगा। 6 दिन जैसे पूरे होते हैं वो 6 दिन आज से होंगे, क्योंकि पिछले उसमें उन्होंने कहा कि पिछले अनाउंसमेंट की थी कि 6 दिन के बाद, तो वो 6 दिन की काउंटडाउन आज से शुरू होगा। आई थिंक आप आज फरमाया है, या देखिए 25-26 से हो सकता है, आज से हो सकता है, एक आध दिन आगे पीछे होगा, तो डेट वो दे देंगे, इट डजंट मैटर। सर एग्रीमेंट है, कंप्लीट एग्रीमेंट है जमात के अंदर कि जी लॉन्ग मार्च करना चाहिए, या उसमें भी कुछ राय, मुतजाद राय है? मुत्तफिका राय थी, इस पे कोई दो आरा नहीं थी। सबका ख्याल ये था कि ये दावे करते रहे कि जी इसके बंदे नहीं निकले, ये नहीं। भाई आप कंटेनर हटा दें। और हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि उन्होंने फैसला सादर फरमाया हमारी पिटीशन पर कि रुकावटें खड़ी हटा दो, रुकावटें खड़ी करने का कोई जवाब नहीं है। राइट टू असेंबल हमारा राइट है, यू नो, राइट हमारा फंडामेंटल राइट है ऑफ अ पीसफुल प्रोटेस्ट। और गिरफ्तारियों को उन्होंने कहा फौरन इनके बंदों को रिहा करो। सो बेसिकली हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो रुकावटें, और सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद भी इन्होंने फ्लाउट किया, उसके बावजूद शेलिंग होती रही, शाम रात तक शेलिंग होती रही। तो हम उनसे वजाहत चाह रहे हैं कि ये आपने फैसला फरमाया था, ये हमारा इरादा है। तो उनके लिए जो है एक ज़ाब्ता आप उसका तयन फरमा दें ताकि हमें पता हो हमने क्या करना है, और हुकूमत को भी कैटेगोरिकली कहे कि ये चीज काबिले कबूल और काबिले बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए ये एक तो उनकी अपनी साख मुतासिर हुई, इनकी कोई इज्जत में, इनके वकार में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने इसको पसंद किया। हम इंशाअल्लाह अपना नुक्ते नजर और अपना मौक़िफ़ और अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जुस्तजू जारी रखेंगे। तो शाह साहब वो तो अभी भी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि आप आ जाइए इस्लामाबाद, H9 वाली आपकी खुद की पसंद का वो वेन्यू था, वो हम आपको अगर वहां पे आना है तो आए, बैठ के एहतजाज करें। तो उनकी इन यकीन दहानियों के ऊपर अभी आपको यकीन नहीं, आपको लगता है वो दोबारा फोर्स इस्तेमाल करेंगे? वो कहते हैं डी चौक की तरफ ना आए, उधर आप ये बताइए कि राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारियां शुरू क्यों करवाई थी? उन्होंने 22-23 को गिरफ्तारियां क्यों शुरू की? और उन गिरफ्तारियों से पहले उन्होंने पूरे पंजाब की इंतजामिया तब्दील की, और उन्होंने जिस किस्म के ऑफिसर्स लगाए, मिसाल के तौर पे DIG ऑपरेशन का जो रवैया था लाहौर का, और जो अपना CPO लाहौर का रवैया था, जो IG इस्लामाबाद ने किया, ये कोई किसी से छुपा हुआ तो नहीं है जो इन्होंने जो कुछ किया। तो अगर आपको इतना एतमाद है तो फिर आप ये रुकावटें और ये गिरफ्तारियां मत कीजिए। टेयर गैस करने का कोई जवाब नहीं आपको करने का। आप आए, हमने आपको इस्लामाबाद में रोका, हमने कोई आपको टेयर गैस किया, हमने गिरफ्तारियां की, हिम्मत पकड़े, हौसला रखे और सुनने की जरूरत पैदा करें। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद। कह रहे थे कि ज़मीनी इंतखाबात हुकूमत कॉल करती है तो वो उसमें बतौर कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हिस्सा लेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो जरा सियासी रेटोरिक से हट के टेक्निकल बात करेंगे, मईशत की हालत के हवाले से बहुत सारे सवाल जो मैं भी जानना चाहती हूँ। मसलन क्या पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी? क्या जो है पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है जैसे कि हमें बताया जा रहा है कुछ सियासी क़यादत की तरफ से? तमाम सवालों के जवाब हम आपको ढूंढेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आजकल हम बड़ी सियासी जो हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव है और जो उससे जुड़े इकोनॉमी के बारे में सवालात है, उसमें हम श्रीलंका के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि मुआशी हालात श्रीलंका के करीब तर होने के इम्कानात है पाकिस्तान के। जरा आपको क्विकली बताते हैं कि श्रीलंका दिवालिया होने के इस दहाने तक कैसे पहुंचा है। मुआशी माहिरीन के नज़दीक बैरूनी कर्जों और टैक्स से मुतालिक हुकूमत के इक़दामात श्रीलंका को दरपेश तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान की वजूहात में शामिल हैं। 2019 में जब वहां जो सदर थे
राजापक्से, तो उन्होंने हुकूमत ने टैक्स इस्लाहात की मद में वैट टैक्स को 15% से कम करके 8% कर दिया था, जबकि 7 दीगर इकसाम के टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए थे। 5 साल तक मुस्तकिल टैक्स छूट देते हुए हुकूमत का ख्याल था कि अगरचे टैक्स आमद में कमी होगी मगर सब्सिडी की रकम ताजिर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जिससे मईशत मुस्तहकम होगी, मगर ये तजर्बा नाकाम हो गया। श्रीलंका की आमदन का बड़ा हिस्सा सयाहत से होता है, मगर कोरोना आलमी वबा के बायस लगने वाली सफरी पाबंदियों से वहां सयाहत खत्म हो गई। मौशी बहरान दिन ब दिन बढ़ता गया और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी आती रही और डॉलर का रेट बढ़ता चला गया। श्रीलंका हुकूमत इस बहरान से निपटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद समेत IMF के पास भी गई। अच्छा, अब जो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, ये ज़रा ट्रेंड देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2019 में कितने थे, 2020 में घट गए, 2021 में मजीद घट गए और अप्रैल 2022 में अब सिर्फ 1.8 अरब डॉलर हैं, यानी 4 साल में कितनी तेजी से ये गिरे। श्रीलंकन रुपए की कदर में कमी हुई और डॉलर की कीमत वहां पे बढ़ती गई। अब आप देखें कि 2017 से 18 के दरमियान जो है 150 से 180 रुपए कीमत थी, 2019 से 2020 तक 177 से 185 रुपए तक थी। आगे बढ़ के हम देखते हैं तो जनवरी में 2021 के 190, नवंबर में 200 रुपए होती है, मार्च से मई 2022 के दौरान यानी सिर्फ 3 माह में 200 से ये तजावुज करके 360 रुपए तक चला गया, यानी कि 160 रुपए का फर्क सिर्फ 3 महीने में डॉलर की कीमत में वहां पे पड़ा। डॉलर्स की कमी की वजह से श्रीलंका ने इराक, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया में अपने सफारत खाने और काउंसिल खाने बंद कर दिए। इससे पहले गुज़श्ता बरस दिसंबर में भी नाइजीरिया, जर्मनी और कब्रस में श्रीलंका ने अपने सिफारती मिशन बंद कर दिए थे। श्रीलंका 2007 से मुसलसल गैर मुल्की कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। मजमूई तौर पर यह कर्ज 11 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है और इस कर्ज में सबसे ज्यादा यानी 36.4% हिस्सा हुकूमत के बैनुल अक़वामी बॉन्ड से हासिल करता कर्जों पर मुश्तमिल है। श्रीलंका ने 2026 तक अब 25 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज अदा करने हैं, जिनमें से इस साल 7 अरब डॉलर वाजिबुल अदा है। खाने पीने की अशिया, अद्वियात की किल्लत, कीमतों में बेइंतहा वहां इजाफा हो चुका है। विजुअल्स तो आप देखते ही हैं सोशल मीडिया पे। बिजली के दस्तयाबी के बायस मुल्क का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ है। श्रीलंकन हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स पर बढ़ते हुए हजूम के पेश नजर नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने के लिए फौज भी तैनात कर रखी है। हुकूमत श्रीलंका में कागज के बहरान के बायस स्कूलों में इम्तिहानात मुलतवी हुए, अखबारात ने अपनी अशात मुअत्तल की, यहां तक कि बिजली के बिल भी प्रिंट नहीं किए जा सके। इसी तरह के जो सवालात हैं कि क्या ये मुल्क श्रीलंका बनने के करीब है, क्योंकि सियासी क़यादत ये बात कहती है। दूसरा जो ये बात ये कहते हैं जी कि रशिया से सस्ते दामों पेट्रोल खरीदना चाहिए है, ये भी हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात आ रही। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं सियासी बुनियाद पे खड़े किए जाते हैं, लेकिन साथ साथ उनके टेक्निकल जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FPR, माहिर माशियात मौजूद हैं। अकबर जैदी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया अकबर साहब। बहुत ज़्यादा सियासी रेटोरिक भी है हमारी जो इकोनॉमी जैसे सीरियस टॉपिक के इर्द गिर्द, तो बहुत सारे रेटोरिकल क्वेश्चंस भी हैं जिनके मेरा ख्याल है टेक्निकल और प्रिसाइज जवाब ढूंढने की हमें ज़रूरत है। अकबर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमें सुन रहे हैं बार बार ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कि मुल्क के जो माशी हालात है वो इस नहज तक है कि बस हम श्रीलंका बनने से कुछ ही हफ्तों या महीनों की दूरी पे हैं। क्या ये बात टेक्निकली करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ना हम श्रीलंका बनेंगे, ना हम डिफॉल्ट करेंगे, ना ये मुल्क तबाह होगा, ये नहीं होगा। ऐसे कई दफ़ा होता है, इस तरह के हालात बिगड़ जाते हैं। अगर आप देखें हमारे कुछ आदाद शुमार बुरे नहीं हैं। पिछले ये जो साल चल रहा है इक़्तिसादी साल, इसमें अच्छे हुए हैं। बुनियादी तौर पे जो मसला है वो डॉलर रेट का है और इन्फ्लेशन का है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है, तो इसमें दो पहलू हैं। आप कह रहे हैं सियासी गुफ्तगू चल रही है, ये बुनियादी तौर पे है ही सियासी मसला। ये इन्होंने एक तो जो नई हुकूमत आई है 6 हफ्ते देर कर दी, इनको आते ही ये फौरी तौर पे कर देना चाहिए था ताकि ये मामला एकदम ख़त्म हो जाता, फिर उसके बाद ये अपने पैर जमाते। तो इन्होंने जिस वजह से भी देर लगाई है, ये ख़ास तौर पे पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए, ये इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन अब मसला ये है कि ये हुकूमत ये नहीं पता कितने दिन तक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सियासी मसला है। अगर 1 साल है तो इनकी हिकमत अमली फ़र्क होगी, अगर 4 महीने तो इनकी बहुत फ़र्क होगी, ये कुछ नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। अगर 1 साल है तो फिर ये इनको चाहिए कि अभी सख्त फैसले करें
تاکہ آگے جا کر یہ اس طرح کے فیصلے کر سکیں کہ اقتصادی طور پر ملک بہتر ہو سکے. اکبر صاحب ابھی آج جی ابھی آج جیسے مفتاح اسماعیل صاحب سے پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا کہ اب پیٹرول کی قیمت چند دنوں بعد دوبارہ بڑھے گی, انہوں نے کہا میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, بڑھ بھی سکتی ہے نہیں بھی بڑھ سکتی. تو میں بتا دیتا ہوں بڑھے گی. اس کا سوال, وہ سیاسی آدمی ہے, وہ یہ کہیں گے, وہ ابھی 20 روپے بڑھانے کے بعد وہ یہ تو نہیں کہیں گے ہاں ابھی پرسوں 20 روپے اور 30 روپے بڑھے گی. عالمی نہیں, ہاں جی وہی میں کہہ رہا ہوں, عالمی منڈی میں تو بڑھی ہے اور ہماری جو سبسڈی ہے اس کو اور کم کرنے کی ضرورت ہے, بالکل بڑھے گی. تیار رہیں, اپنے جب بھی موقع ملے پیٹرول جو بھی بھر سکتا ہے بھر لے, کیونکہ یہ ایک دم اوور نائٹ جیسے پچھلے ابھی 2 دن پہلے ہوئی تھی کہ رات کے 8 بجے اناؤنس ہو گیا, لائنیں لگی ہوئی تھیں, لیکن ایک دن کی بات ہے, اگلے دن تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تھی, بالکل بڑھے گی اور ہمارے روپے کا ریٹ تھوڑا بہتر ہوگا, پھر بگڑ جائے گا. یہ کوئی بھی حکومت ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل ہو یا یہ عمران خان ہو, یہ ان کے بس کی کام نہیں ہے کہ یہ چند دنوں میں معیشت صحیح کریں. اس کے لیے بہت دور رس فیصلے کرنے پڑیں گے معیشت کو سنبھالنے کے لیے. اور یہ میں پوچھوں گی آپ سے, یہ سوال پوچھوں گی کہ وہ دور از فیصلے کیا ہوں گے, میرا آخری سوال ہوگا آپ دونوں سے. شبر صاحب, آج بھی میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ ممالک اب روس سے تیل لے رہے ہیں. ابھی اس انٹرویو میں آنے سے پہلے میں نے دیکھا سری لنکا نے بھی, کیونکہ بڑے برے حالات ہیں, چونکہ بہت سری لنکا کے بارے میں بات ہوئی تو میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی, تو انہوں نے بھی اب روس سے تیل لیا ہے. آبویسلی انہیں اب یورپی یونین کی جو امبارگوز یا ناراضی وہ سہنی پڑے گی, لیکن پاکستان میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ بھئی یہ رشین تیل کے بارے میں معاہدے کرنے چاہیے ہیں, بات چیت ہو رہی تھی, اگر تیل لینا ہے تو وہاں سے لیں, تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے گا آپ کے اوپر. دیکھیے ماریہ, السلام علیکم, آپ نے مجھے موقع دیا. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو سوال آپ نے اکبر صاحب سے کیا تھا اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں, 2 منٹ. شور. دیکھیں اکبر صاحب معیشت دان ہیں تو وہ شاید اس کو ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں پرنسپلی ایک اکاؤنٹنٹ ہوں یا کیشیئر ہوں, اور تو میں شاید کسی اور نظریے سے دیکھتا ہوں پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کو. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہمیں کوئی اچھی پکچر نہیں دکھا رہا ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سری لنکا ہونے جا رہے ہیں, مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو سنبھال لیا ہے یا ہم صحیح راستے پر آ گئے ہیں, تو وہ میرے حساب سے, ذاتی حساب سے, میں پیورلی اکاؤنٹنٹ بات کر رہا ہوں, وہ اچھا نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے, بلکہ 23, 24, 25 اور 26 جو آگے 4 سال آ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے اچھے نہیں ہیں. اور اگر پاکستان نے اپنے امپورٹ بل کو نہیں سنبھالا, جو کہ ہماری روایت رہی ہے, تو ہمارے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم ان خرابی میں چلے جائیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مستقل رول اوور لے کر, یہ قرضوں کا رول اوور لے کر, قرضوں کا بیلنس بڑھا کر ملک کو چلا سکتے, تو میرے ذاتی خیال میں یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے. پاکستان کو اپنا کرنٹ سیٹل کرنا پڑے گا, نہیں تو میرے ذاتی حساب میں ہم بہت زیادہ دور نہیں ہے سری لنکا. جی اچھا, بہت زیادہ دور نہیں ہے. اچھا, میری ذاتی ویو ہے, میں بھی ٹھیک ہے سر, اٹس اوکے. ہاں, اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ تاکہ تھوڑا سا پرسپیکٹیو ہمیں بھی ملے اور عام آدمی کو بھی سمجھ میں آئے یہ بات. ہاں, میں نے 3-4 دن پہلے ایک بزنس ریکارڈر میں آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر اکاؤنٹنٹس ویو, میں نے 4 سال کی فگرز دی تھی جو میں نے آئی ایم ایف کی فگر سے اٹھا کے دی تھی, اور میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ مجھے اکنامسٹ کو سمجھ آ رہی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں تو اپنی کیش گنتا ہوں کہ میرا کتنا ڈالر آیا اور کتنا ڈالر گیا. اس ڈالر آنے اور جانے میں مجھے تو بیلنس, میری کتابیں بیلنس نہیں ہو رہی ہیں. تو اگر ہم کتابیں بیلنس نہیں ہو رہی ہیں اور ہم اس خیال میں یا اس بستی میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا حال برا نہیں ہوگا, تو یہ آپ نے مجھ سے کہا ٹیکنیکل جواب دیں, تو یہ میرا ٹیکنیکل جواب ہے. اچھا سر, اب وہ اس سوال پہ آ جائے, وہ جو رشین آئل والی, بیکاز یہ بات بھی بہت زیادہ سیاسی طور پہ ہر پریس کانفرنس میں یہ سوال پی ٹی آئی اٹھاتی ہے, پی ایم ایل این بھی. جی, آپ کو رشین آئل پہ جواب دے دوں. دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ رشین آئل کا ابھی تک کوئی مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی پرائس, آئل ہوتا ہے وہ ایک سرٹن طریقے سے بکتا ہے, تو اور جو یو ایس کی سینکشن ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بائیلیٹرل ارینجمنٹ کے تحت رشین آئل ہمارے پاس آ جائے اور وہ تھوڑا سستا بھی ہو. مگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں
یہ بھی ایک ٹیمپریری فیز ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہم بار بار آئل پرائسز کی بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ضرور ہے, مگر پاکستان کو جو IMF کنڈیشن اور جو آگے چیزیں کرنی ہیں اس میں یہ ایک بڑا معمولی ایپیٹائزر ہے, یہ ایک ایپیٹائزر ہے. تو یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آئل کی قیمت 20 روپے بڑھا دی تو ہم نے سارے مسائل حل کر دیے. یہ میرے حساب سے غلط ہے, اور میں 100% ایگری کرتا ہوں اکبر زیدی صاحب کی بات سے کہ آئل پرائسز کو آپ کو اور بڑھانا پڑے گا, اور یہ اس کا بالکل 100% امپیکٹ ہے. اور یہ بات سے میں ایگری کرتا ہوں اکبر صاحب کی کہ جس طرح سے جو 45 دن ہم نے دیکھے ہیں, جس طرح سے گورنمنٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کا پالیسی میکنگ ہے, اس ملک کی معاشی جو سواری ہے اس کی لگام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ڈیلیز افورڈ نہیں کر سکتے ہم. مجھے تھوڑا سا یہ آپ لوگ غلط, یہ میڈیا غلط بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ سوال الٹا ہے. معاشی جو آپ کا پروگرام ہے وہ ایک ڈیزائن ہو چکا ہے, اسٹیٹ نے ڈیزائن کر لیا ہے. اب ان کو اگر سمجھ آتا ہے تو یہ رہ جائیں, نہیں سمجھ آتا تو چلے جائیں. یہ الٹا یہ نہیں ہے کہ یہ کریں, ٹھیک ہے. اب ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. صحیح, یہ چوائس اسٹیٹ کے پاس ہے یا IMF کے پاس ہے. صحیح. دس میک سینس, دس میک سینس. ایک اور تھوڑا سا آگے مجھے بڑھ کے, یہ اس لیے کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے سیاست بھی کرنی ہے, اگلے الیکشن میں ووٹ لینے بھی جانا ہے. میرا سوال سن لیجیے. میری بات نہیں سمجھ رہی. سیاست نہیں, سیاست کا قصہ ختم ہو چکا ہے. سر ابھی ہو رہی ہے. پلیز آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرا سوال بھی پھر میں اس کا جواب آپ سے بھی لوں گی. اکبر صاحب, کل جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں پرسوں, تو اس کے بعد کل PM صاحب نے آ کے باقاعدہ بتایا کہ ہم کس طرح سے کچھ سلیکٹڈ ٹارگیٹڈ خاندانوں کو ہم پیسے دیں گے, ایک طرح سے سبسڈی دیں گے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ ہوگی. ان کو شاید 2000 روپیز پر منتھ جو وہ دیے جائیں گے. سو کیا پھر اس طرح کی سبسڈیز دینا اس وقت افورڈ کر سکتا ہے ملک؟ آبویسلی, اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے فور شیور. جی, اس کا مسئلہ یہ خسارہ تو تب بھی ہوگا, شاید اتنا زیادہ نہ ہو جتنا پہلے ہو رہا تھا ہر مہینے پیٹرول کی سبسڈی سے. لیکن یہ کم از کم جیسے بار بار مفتاح اسماعیل بھی وہی مثال دیتے تھے کہ جب میں پیٹرول بھرانے جاتا تھا تو میری 100 لیٹر میں بھرتا تھا تو یعنی 5000 روپے یا جو بھی ہے اس وقت میری بچت ہو جاتی تھی, اور مجھے کیا ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو کوشش کریں گے کہ ایسے خاندانوں کو, ایسے افراد کو یہ ٹارگٹ کریں, جو اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کے پاس اگر ڈیٹا ہے پھر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ایسی اسکیم میں خرد برد بہت ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ مفتاح اسماعیل سے جو سوال پوچھا گیا تھا ان کو کہہ دینا چاہیے تھا بالکل بڑھے گی, آپ تیار رہیے گا. اب یہ جو ہے نا, اگر کم از کم یہ حقیقت اپنی تسلیم کر لیں کہ دیکھیں اقتصادی حالات صحیح نہیں ہیں, کچھ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ہم نے 2 دن پہلے کیے تھے اور کرنے پڑیں گے, تاکہ فی الحال یہ اہم بات ہے, فی الحال معیشت جو ہے نا تھوڑی مستحکم ہو جائے. اس سے کوئی بہتری نہیں آنے والی, اسے تھوڑی سی جو ہے مستحکم ہونے کی بات ہے. تو یہ ہے اصل بات. شبر صاحب, اب اس میں ایک اور جو سوال وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے امپورٹ ان کی بین کر دی ہے. میں پرسنلی جانتی ہوں بہت سارے ایسے بڑے بزنسز ہیں جو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت تو ہے, تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس کو کسی اور طریقے سے اس کو ایکوائر کریں گے؟ دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کیا ہمیں پیسے لگانے پڑیں گے ایکسٹرا لوگوں کو, تاکہ بھئی یہ چیز ہم, کیونکہ ہمارے بزنس میں کوئی فوڈ آئٹمز ہیں, اس طرح کی چیزیں اس میں استعمال میں آئیں گی. تو کیا یہ ایک سمارٹ اپروچ ہے؟ کیا اس سے ہماری اتنی بچت ہو رہی ہے کہ ہمارے امپورٹ بل میں کہ ہم ان چیزوں کو بین کر دیں؟ دیکھیں, میرا ذاتی ویو ہے کہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کا کبھی سبجیکٹ نہیں رہا, اور یہ جو ایسے فوڈ آئٹم ہے جو پاکستان میں بنتی ہیں یا پاکستان کے لیے غیر ضروری ہیں, اس پہ جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ آبزرویشن جو کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈسٹریل کو یوز ہوتا ہے, مجھے کوئی ایسی آئٹم نظر نہیں آئی جو انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے. تو یہ ان کی بلا وجہ کی بات ہے. اور پاکستان کے جو معروضی حالات اس وقت ہیں تو اس میں یہ پابندی میرے حساب سے جائز ہے, اور یہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. مگر یہ میں بالکل ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس کی کوانٹم $6 بلین ہے. اس کی کوانٹم $6 نہیں ہے. یہ میرے حساب سے 1 سے 1.5 بلین ہے, میکسیمم $2 بلین ہو جائے گی, جو کہ پاکستان کے لیے بہت اس وقت اہمیت رکھتی ہے. مگر جو ماریا جس بات کا آپ لوگ ذکر نہیں کر رہے اور نہ گورنمنٹ گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر, جہاں تک میری انفارمیشن ہے,
6 बिलियन का फूड आइटम इंपोर्ट किया है जी। $6 बिलियन का, ठीक है। उसमें चाय भी है और उसमें एडिबल ऑयल भी है और चीजें भी हैं। तो हम तो उस जगह पे चले गए हैं जहां हम फूड आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि ये आइटम 1 बिलियन की बंद कर, ठीक है, एक लिहाज से अच्छा है। मगर जिस तरह अकबर भाई कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि ये जो नुस्खे अपनाए जा रहे हैं ये पाकिस्तान की मईशत को सही नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल इस बात में बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। पाकिस्तान की सही करने के लिए आपको थोड़ी सी डीप सर्जरी करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अकबर साहब, एक और ऑब्वियसली अगेन ये अगले साल इलेक्शन होना है, तो एक और जो बात कही जाती है सियासी तौर पे कि इस साल एक मुश्किल बजट दे देंगे, लेकिन अगले साल इलेक्शन से पहले, जैसे पहले जो इलेक्शन ईयर का एक बजट होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा रिलीफ दे देते हैं, अगली हुकूमतों के लिए आप लैंड माइन्स बेशक वो बिछा जाएं, तो ये है कि भाई उस वक्त हम एक रिलेटिवली आसान बजट पास कर देंगे। तो ये क्या पॉसिबल होगा अगले साल? जी, मुझे लगता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ठहर जाती है और उनको निकाला नहीं जाता है, वो चले, वो उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार ना जाते, तो वो भी यही करते, क्योंकि हिकमत अमली यही होती कि इस वक्त ज़रा मुश्किल हालात कर लो और फिर बाद में जब इलेक्शन आने वाले होंगे अगस्त सितंबर में जब भी होते हैं, तो उस वक्त जो है कुछ बहुत ज़्यादा छूट देते। लेकिन ये दो महीने में बजट के असर फौरी तौर पे नहीं होते, तो इनको ये करना पड़ेगा कि गालिबन मार्च अप्रैल में ये खर्चे ज़्यादा बढ़ाने शुरू कर देंगे ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों। अभी तो ये कह रहे हैं हम बहुत कटौती करेंगे तालीम की, HEC की, सबकी ये बजट कम कर रहे हैं, जो आज के अखबार में खबरें आई हैं और जो चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, और इनको करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे जैसे इनको पता चलेगा कि वो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो ये अपना हाथ खोल देंगे। इसका मतलब ये कहेंगे कि हमारा मसला नहीं, अभी हम खसारा जितना बड़ा हो जाता है हो जाए, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो भी हुकूमत है हम वापस आएंगे, अगर यही लोग हैं तो फिर हम इसको एड्रेस करेंगे। मेरे ख्याल है इनको करना तो ये चाहिए सियासी तौर पे, लेकिन गालिबन ऐसे ही होगा, और इमरान खान भी यही करते हैं, उनकी हुकूमत भी यही करती है। शब्बर साहब, क्यों ये जरा बता देना लोगों को कि वो अपनी कमर कस लें, किन किन चीजों के लिए वो अगले 6 महीने मेंटली रेडी हो जाएं। एक तो ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बाकी चीजों से उससे जुड़ी जो कीमत है वो बढ़ेगी, इसके अलावा कुछ और सरप्राइजेस, हिडन सरप्राइजेस हैं, ताकि मेंटली प्रिपेयर कर लें अपने आप को। देखिए, बात ये ना कि जो पाकिस्तान की मईशत में जब आपने इंपोर्ट बिल में पाबंदी लगाई, पेट्रोल को महंगा किया, और आप अभी इंपोर्ट के बिल को और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो पाकिस्तान में आपको इकोनॉमी को एक्सपेंशन की जगह पर कॉन्ट्रैक्शन पर जाना पड़ेगा, सब सुकेड़ना पड़ेगा। जब आप इकोनॉमी को सुकेड़ेंगे तो आपके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, आपका डिस्काउंट रेट आपने बहुत हाई कर दिया, तो तमाम वो चीजें कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी सुकड़ती है। तो आप ये मुझे बताइए कि जब पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन ये है, और इसमें आप इकोनॉमी को जब सुकेड़ेंगे, और सुकेड़ेंगे ये नहीं कि खुद सुकेड़ेंगे, बल्कि वो आपकी सोच समझ के करेंगे, तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक डिससेटिस्फेक्शन आएगी, और साथ में उसके साथ आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और एम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन आएगी। ओके, तो ये दो चीजें जब अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इन्फ्लेशन भी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखे क्या किया इन्होंने, जब ये आए थे तो 180 पे डॉलर था, तो $20 का डॉलर तो इन्होंने सिर्फ अपनी 2 महीने में बैठ के सोचने में डाल दिया ना जी। तो वो तो महंगाई तो बढ़ गई 20%। तो वो तो ये तो बेसिकली, मगर मैं थोड़ी सी आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ इस बात पे यहाँ पर कि मुझे कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जिसमें अगला बजट ये गवर्नमेंट देगी। अच्छा, ये तो मुझे कोई तो ये भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि ये बजट भी ये देंगे। अच्छा, चले, ये बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी हमारे साथ मौजूद थे, अकबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो जो तमाम